चलते हैं। वहां पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा उन्होंने लिया। योगी आदित्यनाथ ने पहले आरती की और उसके बाद शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। बीच में मैं होलिका दहन उत्सव समिति के समस्त पदाधिकारी तो जीतने की जबरदस्त खुशी होली के साथ मनाई जा रही है। गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, हर साल वैसे तो बड़ा कार्यक्रम करते ही हैं, लेकिन इस बार तो खास धार है उस कार्यक्रम में, जीत कर आए हैं बड़ा एक लोगों से मैंडेट लेके। बिल्कुल, देखिए हालांकि 2 साल का अंतराल हो गया था कोरोना की वजह से। योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो नहीं आ पाए थे, लेकिन इसी जगह से जो कि पांडेहाता इलाका है, गोरखपुर का पुराना इलाका, यहाँ से भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा हर होलिका दहन के दिन जो है निकलती है 6 किलोमीटर लंबी। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2 साल बाद पहुंचे तो यहाँ पर जबरदस्त उत्साह लोगों के देखने में मिला। और यहाँ तमाम जो लोग यहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर आप देखें तस्वीरों में, तो ये वो लोग हैं जो यहाँ मौजूद थे। अरे योगी जी आए 2 साल बाद, कोरोना के बाद दोबारा अच्छा माहौल बना है, क्या बोलेंगे आज? ये जान लीजिए हिंदुत्व की जीत है। कोरोना तो हमेशा हारेगा। हाँ, जान लीजिए। क्या कहेंगे, योगी बाबा आए थे आज, होली किस तरह मनाने वाले आप लोग? होली बहुत धूमधाम से होली बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि महाराज जी को हमको पहले से ही मालूम था कि आने वाले हैं, इसीलिए हम लोग तैयारियां पहले से किए हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने लोग हैं और लोग जुलूस में चले गए आगे, और हम लोग के अंदर आज बहुत खुशी है। चाहेंगे कि हर साल आए, हर बार जीते, हर साल आए। कुछ थे, कल होंगे भी कुछ कार्यक्रम। आगे की क्या कार्रवाई है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि शपथ के लिए भी उनको जाना होगा उसके बाद, तो क्या कार्यक्रम है, कब तक है गोरखपुर में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आज भी गोरखपुर में हैं, कल भी गोरखपुर में रहेंगे और शाम एक पूजा होगी। उसके बाद 19 तारीख को यानी कि परसों जो है गोरखपुर में होली मनाई जाएगी। और कल रात में बाकायदा होलिका दहन का एक कार्यक्रम होता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उसे गोरखनाथ पीठ के अंदर ही करते हैं, वहां पर ज्यादा लोग अलाउ नहीं होते हैं। लेकिन कल कोई होली गोरखपुर में नहीं खेली जाएगी रंगों की। होली का जो कार्यक्रम है वो गोरखपुर में परसों होगा, लेकिन उसके अलावा भी तमाम जो कार्यक्रम हैं वो होते आए हैं। और जो परसों होली मनाई जाएगी वो 1925-27 के आसपास शुरू की गई थी, और उस होली का मकसद ये था कि सभी धर्म जाति से उठकर फूहड़ता के बिना जो होली खेली जाए उसकी शुरुआत की गई थी। और गोरखपुर की होली का महत्व ये है कि यहाँ पर रंगों के साथ, फूलों के साथ, बिना किसी फूहड़ता के होली खेली जाती है और पूरा गोरखपुर इसमें शामिल होता है। हर धर्म और गौरव भी आज इस होली में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमसे बात करने के लिए और हमें ये लाइव रिपोर्ट दिखाने के लिए। पर क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अब सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनकी कैबिनेट में कौन कौन होगा। 2 बार दिल्ली का दौरा हो चुका है। वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट है यानी कि 2.0 का खाका क्या होगा। अभी तक कैबिनेट पूरा तरीके से बन नहीं पाई है। माथापच्ची और मंथन लगातार जारी है। किसे कैबिनेट में जगह मिलनी है, कौन बाहर होगा, सहयोगियों को कैसे किया जाएगा पूरी तरीके से संतुष्ट, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। इन मीटिंग्स के अंदर की खबर क्या है आपको दिखाते हैं।
योगी सरकार 2.0 में कौन होंगे उप मुख्यमंत्री? किन विधायकों को मिलेगी कैबिनेट में जगह? कैबिनेट में कितने नए, कितने पुराने मंत्री? चुनाव हारने वाले मंत्रियों को कैसे सेट किया जाए? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर इन्हीं सवालों पर मैराथन मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार लखनऊ टू दिल्ली का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। बुधवार को भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय में 4.5 घंटे तक चर्चा चली। इस मंथन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक योगी कैबिनेट में 2 उप मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, करीब 11-12 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और करीब 10 राज्य मंत्रियों के नाम पर मंथन हुआ। चुनाव परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे में मुमकिन है कि इस वोट बैंक पर कब्जा बरकरार रखने के लिए योगी मंत्रिमंडल में जाटव समाज से 2 से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही बीजेपी की जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में ये देखने को मिल सकता है कि योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं की नुमाइंदगी पर्याप्त हो सकती है। मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को लेकर भी चर्चा चली। अपना दल और निषाद पार्टी को 2 से 4 पद दिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर ऐसी हलचल है कि अपना दल की लीडर अनुप्रिया पटेल दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करने भी पहुंची। बताया जा रहा है कि मीटिंग में कुछ नाम फाइनल हो गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल में कुछ प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले चेहरों को शामिल किए जाने की भी चर्चा है। इनमें पूर्व एडीजी असीम अरुण, पूर्व आईएएस एके शर्मा, ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह के नाम शामिल हो सकते हैं। केशव मौर्य, श्रीकांत शर्मा, सुरेश खन्ना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, कपिल देव अग्रवाल, जतिन प्रसाद समेत कई मंत्री बने रह सकते हैं। सरिता भदौरिया, जयवीर सिंह, अदिति सिंह और दयाशंकर सिंह समेत कई मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इस बात को लेकर अहम चर्चा हुई कि योगी मंत्रिमंडल के बड़े मंत्री और हैवीवेट नेता आखिरकार चुनाव कैसे हार गए और इन हारे हुए मंत्रियों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में योगी मंत्रिमंडल में हर वर्ग और हर समाज के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर योगी कैबिनेट 2.0 का रफ फ्रेमवर्क हो गया है। होली के बाद एक और बैठक होनी है जिसमें मंत्रिमंडल का पूरा खाका खींच दिया जाएगा। रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पहले जीत की माथापच्ची, फिर मंत्रिमंडल की माथापच्ची। आसान नहीं होता है सरकार बनाना, सरकार चुनाव लड़ना, सर जीतना और फिर उसके बाद सरकार ही बनाना, क्योंकि आगे के लिए बड़े सारे लक्ष्य हैं। रविकांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ये रिपोर्ट लेके हमारे पास आए थे। रविकांत, अभी पूरे तरीके से रास्ता साफ नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है वो इस बात पे हो रही है केशव प्रसाद मौर्य और जो लोग हारे हैं उनका क्या होगा। सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया, तो दूसरी तरफ G23 के नेताओं की नाराजगी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के बड़े नेता हैं। उन्होंने G23 की मीटिंग में भी शामिल हुए, बाद में राहुल गांधी से मुलाकात भी की। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल के खिलाफ भी पार्टी में आवाजें उठ रही हैं। कपिल सिब्बल लगातार गांधी परिवार को अलग हटाने की बात करते रहे। पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार और फिर पार्टी के अंदर जारी लड़ाई और बवाल, और इस बीच में पार्टी 2 भागों में बट गई। एक तरफ गांधी परिवार के खिलाफ बगावत पर तुले नेता हैं, दूसरी तरफ 10 जनपद के वफादार। इस बीच गुलाम नबी आजाद के घर भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 की बैठक में शामिल हुए, फिर राहुल गांधी से भी मुलाकात की। अब इस मुलाकात को लेकर कई मायने बताए जा रहे हैं। G23 की मीटिंग के बाद राहुल गांधी से मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राहुल से मिलकर फिर गुलाम नबी आजाद से मिले हुड्डा। राहुल और भूपेंद्र हुड्डा के बीच कई मसलों पर बातचीत। भूपेंद्र हुड्डा ने मीटिंग के बाद मीडिया से कोई बात नहीं की।
चूंकि G23 में जितने भी नेता शामिल हैं, उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते जनाधार वाले नेता हैं और हरियाणा की सियासत में उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और नाराज नेता दोनों तरफ उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये पूरी लड़ाई सामने आई चुनाव में हार के बाद। सोनिया गांधी के इस्तीफे की मांग के बाद कुछ नेता शीर्ष नेतृत्व से इस्तीफा चाह रहे थे, जबकि कहानी उस वक्त बदल गई जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने मात खाए चुनावी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से एक एक करके इस्तीफा ले लिया। उसके बाद से लेकर अब तक हर पल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बाहर आ रही है। G23 के नेताओं की मीटिंग हुई, आखिरी वक्त पर मीटिंग का वेन्यू बदला। G23 के नेता गुलाम नबी आजाद के घर बैठे। मीटिंग पहले कपिल सिब्बल के घर होनी थी। सिब्बल के बयान के बाद वेन्यू बदल दिया गया। G23 बैठक से ठीक पहले कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक कपिल सिब्बल ने जो कहा, उसके बाद पार्टी के अंदर चल रही राजनीति खुलकर बाहर आ गई। साथ साथ उनके खिलाफ खड़े होने वाले नेता भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कद्दावर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने तो कपिल सिब्बल को पार्टी से बाहर करने की मांग तक कर दी। कपिल सिब्बल जी वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं जो स्वयं अपनी लोकसभा से जीत नहीं सके। स्वयं समाज की प्रारंभिक जो इकाई होती है, समूह की इकाई होती है, एक परिवार, वहां से चालू होता है। तो जो कपिल सिब्बल इस सिद्धांत को ही नहीं समझ पाते, अपने आप को वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मानते हैं, देश के सबसे पुरानी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसको अभी चुनौतियां हैं उसका एक सदस्य, जिम्मेदार सदस्य मानते हैं, क्या उनको ऐसे बयान सार्वजनिक तौर पे देना चाहिए? ऐसे लोगों को किसी भी संगठन, किसी भी समूह में जगह नहीं मिलनी चाहिए। इनको मैं उनसे बहुत जूनियर हूं तो मुझे कहने में ये संकोच जरूर लगता है, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन अवश्य होना चाहिए। इन सब के बीच बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर गई है। पार्टी में जो निगेटिविटी भरी हुई है, उस निगेटिविटी का असर जो है वो अब उनकी पार्टी पे भी दिखाई पड़ने लगा। आप हर मुद्दे पे, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, चाहे लोगों के विकास और लोगों के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी निगेटिविटी से भरपूर रही है और उसका नेतृत्व जो है वो कंफ्यूज रहा है। उसके कंफ्यूजन का असर खुद उनकी पार्टी पे आज दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी में विवाद कई हैं, मुद्दे कई हैं। एक तरफ लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ पार्टी के नेता पार्टी की लाइन लेंथ से अलग अपनी राय रख रहे हैं। और ये सारी बातें ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर से संकट के बादल छटते दिख नहीं रहे। रंजीता, बड़े तीखे स्वरों से कही जा रही है ये बात कि कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को हटा देना चाहिए। पार्टी कोई एक्शन लेगी? क्योंकि एक्शन अगर लेंगे तो लोग ये भी पूछेंगे कि गांधी परिवार के ऊपर सवाल पूछने पर हटाए जा रहे हैं। रंजीता, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? अंकित, देखिए, कांग्रेस की स्थिति अभी ऐसी ही हो गई है कि हार के बाद समीक्षा जो है वो प्रमुखता से होनी चाहिए, लेकिन आपस में ही कांग्रेस के नेता बयानों के जरिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। कमजोर कांग्रेस को और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। G23 अलग बैठक कर रहे हैं, सोनिया गांधी जो है वो अलग बैठकें कर रही हैं, राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका इस्तीफा ले लिया। अब 5 नेताओं को नियुक्त कर दिया गया है और खास बात यह है अंकित कि जिन 5 नेताओं को सोनिया गांधी ने अधिकृत किया है, 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के उन्हीं नेताओं पर आरोप भी लगे हैं। अजय माकन को फिर से पंजाब भेज दिया गया, जो अजय माकन पर यह आरोप लगे कि पंजाब में उन्होंने पैसे देकर टिकट दिए हैं। तो ये कांग्रेस में जो विरोधाभास है, कांग्रेस क्या इन हार से कांग्रेस सीखेगी या और कांग्रेस ये तो सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस सीखेगी या नहीं? यही सवाल को लेकर शायद कांग्रेस के बड़े सारे कार्यकर्ता भी नाराज हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती कि वो स्थिति से बाहर आए। पंजाब की थोड़ी आपको बात बता देते हैं, क्योंकि कल भी मैं वहां से होकर ही आया हूं और वहां पे सरकार भी अब नई बनी है। ताजा सरकार ने 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ फैसला भी लिया है। भगवंत मान ने एक बड़ा फैसला आज अनाउंस किया और 23 मार्च को पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी करने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाकायदा ट्वीट करके इसका ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भगत सिंह के शहीदी दिवस पर हम एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। अगर
आपसे कोई भी रिश्वत मांगे उनका वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दीजिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने लिखा कि पंजाब में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये जब अरविंद केजरीवाल की सरकार 2013 में आई थी तो बिल्कुल यही पैंतरा अरविंद केजरीवाल ने भी अपनाया था। एंटी करप्शन यूनिट बनाई थी। उस यूनिट में बिल्कुल ऐसे ही एक नंबर जारी करके कहा गया था कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो हमें बताइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद 2013 के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और 15 में दोबारा सरकार में आए, तब तक केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया और एंटी करप्शन ब्यूरो को दिल्ली सरकार के हाथों से निकाल दिया। यही फर्क अब अरविंद केजरीवाल दिखाना चाहते हैं पंजाब में पूरे राज्य की सरकार में कि जेकर कोई लोगों तो रिश्वत मंगदा है अफसर कोई, तो ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसका स्वागत भी किया। उन्हीं का ये एक पूरा तीर था, तो उनके तर्कश में जो उन्होंने इस्तेमाल किया था दिल्ली में, अब वही पंजाब में पूरी तरह से लागू हो रहा है। केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है। भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद केवल पहली ईमानदार सरकारें बनी है दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसमें हिम्मत है कि अगर कोई रिश्वत मांगे रिकॉर्डिंग कर लेना, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि केजरीवाल पैसा नहीं खाता, मेरे मंत्री पैसा नहीं खाते, भगवंत मान पैसा नहीं खाता, भगवंत मान के मंत्री पैसा नहीं खाते। हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। हमें हफ्ता नहीं चाहिए, हमें महीना नहीं चाहिए। सब डिपार्टमेंट से हमने महीना नहीं बांध रखा, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए आए हैं। तो आज का ये ऐलान भगवंत मान जी का बहुत बड़ा ऐलान है। पुलकित नागर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में ना कर सकी, अब वो दिखाना चाहते हैं उस मॉडल को कि हम कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। पूरा राज्य होने का सबसे बड़ा फायदा यही मिलने वाला है उनको। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके जरिए ये भी बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो कमियां रहेगी लॉ एंड ऑर्डर को या भ्रष्टाचार को लेकर, वो पंजाब में किस तरीके से पूरी करेंगे। उसकी एक वजह ये भी है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग करती रही है कि दिल्ली जो है वो फुल स्टेट होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें भी की। लेकिन अब क्योंकि उनके पास पंजाब में सरकार है, तो उसके जरिए वो पूरे देश में ये संदेश देने की कोशिश में है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को दूर एक स्टेट से हटा सकती है। और उसकी शुरुआत भगवंत मान के पहले फैसले से हुई कि उन्होंने एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करने की बात 23 मार्च के लिए कही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित हमसे जुड़ने के लिए। अब इस फैसले का, पहले फैसले का असर राजनीतिक तौर पर कितना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी ताबड़तोड़ बहुत सारी चीजें करने वाली है, ये दिखाने के लिए भी कि उनको गुजरात का चुनाव लड़ना है, उनको आगे हिमाचल का चुनाव भी लड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात ही करते हैं। पंजाब में सियासी हलचल के बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो स्पिनर हरभजन सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज रही है। चुनाव जीतते ही आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में, आपको बता दूं, 7 राज्यसभा सांसद हैं। उसमें से कम 6 और 7 के 7 भी आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। 5 अभी बिल्कुल अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी को नामांकित करने हैं। तो हरभजन सिंह को भेजा जाना लगभग तय है। जल्द ही राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ने वाली हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हरभजन सिंह को राज्यसभा इसलिए भी भेजना चाहते हैं क्योंकि एक पंजाब के बड़े नाम हैं, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर बहुत बड़े रहे हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि देखिए, हम बिजनेसमैन को सिर्फ नहीं भेज रहे हैं, हम पंजाब के बड़े बड़े सितारों को राज्यसभा भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हरभजन सिंह को वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में वीसी भी बना सकती हैं। सूत्र हमें बताते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजने की जो चाहत थी वो पार्टी हाईकमान के सामने रखी, जिसको अब मान लिया गया है। चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो पंजाब में खेल को बढ़ावा देंगे, और इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। अब दिल्ली में हिंसा में जो एक आईबी अफसर अंकित शर्मा मारे गए थे, उनके भाई को दिल्ली सरकार ने आज नौकरी दी। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उन्हें नियुक्ति का सर्टिफिकेट सौंपा। अंकित शर्मा के भाई को
दिल्ली सरकार ने शिक्षा विभाग में नौकरी दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 2020 में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की जान चली गई थी, जिसके बाद परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी गई थी। अंकित शर्मा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक उस वक्त आम आदमी पार्टी के पार्षद, अब पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की भूमिका सामने आई है। इसमें कहा गया है कि अंकित शर्मा को करीब 50 बार चाकुओं से बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको मारा गया। अंकित की हत्या खजूरी खास इलाके में हुई थी, जहां पर ताहिर सर का घर भी है। आईबी अधिकारी की हत्या के बाद उस पर बहुत सारा राजनीति जो है, उस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा राजनीति का मुद्दा भी बनाया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा है कि हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे, हमने जो पहले भी कहा था हम इनके परिवार के साथ हैं वो हम करके दिखा रहे हैं। जाने से पहले आपको एक और खबर बता देते हैं यूक्रेन की, क्योंकि युद्ध अभी वहां थमा नहीं है। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों की पाबंदियों से जूझ रहे रूस का जो क्रूड ऑयल है, उसके लिए रूस नए नए ग्राहकों की तलाश में है। वहीं अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से भारत ऐसे करार की ओर बढ़ रहा है जिसमें न केवल महंगे क्रूड ऑयल के बोझ से राहत मिल सकती है, बल्कि रुपए की कीमतों जो हैं उसमें भी कुछ भारत को फायदा मिल सकता है। इन सब वजहों से भारत रूस का क्रूड ऑयल लेने की डील जो है उसके बिल्कुल करीब है। लेकिन ऐसा करने से क्या अमेरिका के साथ रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है? There's been a report yesterday about the possibility that India could take up the Russian offer of discounted crude oil. What would be your message to India or any other country tempted by such an offer? Well, our message to any country continues to be that obviously abide by the sanctions, but that we have put in place and recommended. I don't believe this would be violating that, but also think about where you want to stand when the history books are written in this moment in time. And support for the Russian leadership is support for an invasion that obviously is having a devastating impact. तो अमेरिका और भारत के रिश्तों में क्या इससे कुछ दूरी बनेगी? क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने कहा कि इतिहास में भारत को सोचना होगा, जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा, कि वो किसकी तरफ खड़ा हुआ है। अब इसी पे वही सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या भारत अपने हित के लिए फैसला ले या दुनिया में जो अमेरिका एक पूरी तरह राजनीति करता है या पूरी एक राय बना रहा है उसके साथ खड़ा हो। चलिए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जाने से पहले आपको वो दिखा देते हैं। झारखंड के राज्यपाल ने सरकार का जो बिल है वो वापस कर दिया है। सरकार ने मॉब लिंचिंग के विरोध में एक बिल बनाया था जिसको वापस कर दिया है। झारखंड विधानसभा ने पिछले साल बिल पारित किया था। सरकार ने भीड़ की हिंसा को रोकने की दलील देते हुए इस बिल को पारित किया था, जिसको अब राज्यपाल ने वापस कर दिया है। अब कुल मिला के इस बिल की वापसी के बाद तकरार जो है राज्यपाल और सरकार के बीच में बढ़ गई है। झारखंड में ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें भीड़ ने बेकाबू होके लोगों को मौत के घाट उतारा। उसी को देखते हुए सरकार ने यह बिल पारित किया था। चलिए, आज लोकतंत्र में इतना ही। कल होली है, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान से होली खेलें। अगर किसी का मन आपके साथ होली खेलने का ना हो, उसे ज़बरदस्ती ना करें और केमिकल रंगों से बचे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।